सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सो फ्यूल का जो उन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था उसके बारे में हम पढ़ना है यहाँ पे। और ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, कभी कभी एक नंबर क्वेश्चन आ जाता है। और 1841 से 1925 तक वाज ए फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट। हिज थ्योरी डील विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो कैसे हम प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वही इन्होंने थ्योरी दिया है। फ्यूल जो थे वाज ए फर्स्ट टू आइडेंटिफाई 4 मेजर मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 4 फंक्शन इन्होंने पहले दिया था, बाद में और फंक्शंस ऐड होते गए मैनेजमेंट के। ही ऑल्सो प्रोपाउंडेड 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, विच वॉज पब्लिश इन हिज बुक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जनरल। ठीक है, इन 1917 में पब्लिश हुआ था। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, इनको बोलते हैं फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो 14 प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। सो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को बांट देना। और काम को बांटने से क्या होता है कि जो जिस काम के लिए अच्छा है उसको वो काम दे दो, और इस तरह से वो काम बार बार करते करते he become specialized in that field. So according to this principle, Henry Fayol say that the work of an organization should be divided into small tasks or job. That small task should be provided to that person who is good at that work. हाँ, ठीक है, और जो अच्छा वो काम करने के लिए वो काम उसको मिलना चाहिए। इन दिस वे ईच वर्कर इज हैविंग दैट वर्क इन विच दे आर इंटरेस्टेड एंड जॉब विच दे कैन परफॉर्म विद द लीस्ट वेस्टेज। ठीक है, सो वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना रिसोर्सेज वेस्ट किए उसको कर लेंगे। और जिसके बाद हम बोलते हैं कि अगर हम काम बांट देते हैं और लोग एक ही काम जिसमें वो अच्छे हैं वो बार बार करते करते उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं, और वो काम को बिना वेस्टेज के, रिसोर्सेज के वेस्ट किए हुए और बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए उस काम को जल्दी कर लेंगे, तो इससे फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सो ये एक प्रिंसिपल अडोप्ट करना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसमें अथॉरिटी, दूसरा प्रिंसिपल जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अथॉरिटी इज द राइट और पावर टू गिव ऑर्डर टू ऑर्डर ड्यूटी। अथॉरिटी क्या होता है कि दूसरे को ऑर्डर देने का जो पावर मिलता है, हमें ड्यूटी है कि दूसरे को हम गाइड कर सकते हैं, दूसरे को हम ऑर्डर दे सकते हैं, उसको बोलते हैं अथॉरिटी। एज फार एज द प्रिंसिपल, ये बोल रहा है कि फ्यूल सजेस्ट दैट देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अथॉरिटी अगर ज़्यादा दे दोगे तो मिसयूज करना शुरू कर देगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अगर अथॉरिटी ज़्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होता है, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ द पावर अथॉरिटी। अगर मान लो कि आप जिम्मेदारी ज़्यादा देते हो और अथॉरिटी नहीं देते हो तो वो काम नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों बैलेंस होना चाहिए। देयर विल बी नो मिसयूज ऑफ पावर इफ द अथॉरिटी इज मोर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर विल बी मिसयूज ऑफ पावर ऑन द, ठीक है, अगर मान लो कि हम अथॉरिटी ज़्यादा देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देते हैं, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देते हैं अथॉरिटी नहीं देते तो काम करा नहीं पाए, इसलिए दोनों को बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल ये बोलता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैब्लिश किया गया है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबॉडी हैज टू फॉलो इट। दूसरी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन फॉर अचीविंग बिजनेस गोल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर डिसिप्लिन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होता है तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि जो गोल है उसको इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड इंपॉर्टेंट है ये। So Fayol gives a lot of importance to this principle of management. According to this principle, Fayol says that there should be one and only one boss for every individual employee. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये नहीं कि बहुत सारे बॉस हो। अगर मान लो बहुत सारे बॉस हो, 2-3 बॉस हो, दोनों तीनों आके आपको बोल रहे ये काम ऐसे करो, दूसरा बोल रहा वैसे करो, तीसरा बोल रहा वैसे करो, तो इसमें जो एम्प्लॉय होगा वो कंफ्यूज होगा किसकी बात माने हम, और इस तरह से ही एंड अप डूइंग नथिंग, which means the individual should receive order from one person at a particular time. ठीक है, यही बताने की कोशिश कर रहा है कि कंफ्यूजन ना हो वर्कर के बीच में, और देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर टू द वन सबॉर्डिनेट। ठीक है, सो यही है इस प्रिंसिपल का मतलब। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मान लो ये इफ इट इज वायलेटेड देन द सबॉर्डिनेट में भी कंफ्यूज, मैंने बताया, और वो काम अच्छी तरह से कर नहीं पाएगा, और इसलिए एक ही बॉस शुड डायरेक्ट सबॉर्डिनेट एट ए टाइम। ठीक है, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक्चुअली क्या है कि ये एक तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है, दिस प्रिंसिपल एक्सटेंशन ऑफ यूनिट, कभी पूछ देते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल एक्सटेंशन है यूनिटी ऑफ कमांड का।
क्या क्या यहाँ पे बात ये कर रहा है कि सारे जो भी लोग हम जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका फोकस एक ही गोल की तरफ होना चाहिए। ठीक है, एक ही गोल की तरफ फोकस होना चाहिए कि क्या वो और इसी को बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एवरीबडी शुड ट्राई टू अचीव द गोल दैट इज सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो प्रिंसिपल इम्प्लाई दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर द ग्रुप ऑफ पर्सन हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। सिंपल वर्ड में ये है कि टीम by the organization should work on one plan only at a particular point of time. A group of मल्टीपल, मान लो बहुत सारे प्लान पे आप काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप डाइवर्ट हो गए, कभी कंफ्यूज हो गए कौन से करें, और इस तरह से आप अपना पूरा डेडिकेशन नहीं कर पाओगे। दिस प्रिंसिपल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तभी जाके हम सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको, उनके एफर्ट को हम एक तरफ मोड़ सकते हैं, एक तरफ ले जा सकते हैं, और वो जो एक तरफ ले जाना वो गोल की तरफ ले जाना। फॉर एग्जांपल, ए कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोबाइल एंड लैपटॉप, फॉर बोथ मोबाइल एंड लैपटॉप डिवीजन देयर शुड बी सेपरेट प्लान, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डिपार्टमेंट। ये नहीं कि दोनों को आप मोबाइल का भी काम दे दो और लैपटॉप का भी काम दे दो, तो फिर कौन सा करे कौन सा नहीं करे, इस तरह से वर्कर विल बी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, और वर्क इनएफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, इनडिसिप्लिन होगा, और इसको रोकने के लिए हमें जरूरी है कि यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात करना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट। देखो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हर इंडिविजुअल जो काम कर रहा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, जैसे कि, और एक ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है। अगर मान लो कि कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि आपका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सप्रेस करके एंड यू टेक अप द जनरल इंटरेस्ट, तो हमें कोई भी वर्कर या मैनेज जो भी लोग हैं वो उनको अपना इंटरेस्ट को सप्रेस करके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो कि एक वर्कर है जिसे घर जाके आफ्टर 6 o'clock घर जाके उसे अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मान लो कंपनी नुकसान में चल और कंपनी चाहता है कि वो 2 घंटे और रुक के काम करे, तो उसे अपना पर्सनल इंटरेस्ट दैट इज फैमिली इंटरेस्ट को सप्रेस करना पड़ेगा, एंड ही शुड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि इट इज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट ही इज गेटिंग सैलरी फॉर विच, और उस सैलरी से वो सारा अपना फैमिली मैनेज कर रहा है, तो इसलिए उसे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन आई मीन ये नुकसान में जाएगा तो इट विल अफेक्ट द एंटायर वर्कर्स, उनके रेन्यूमरेशन, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। सो रेन्यूमरेशन आ गया। अब यहाँ पे पर्सनल मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनका अब देखो ये बोल रहा है, ये प्रिंसिपल ये बताता है कि रेन्यूमरेशन जो था वो एक फेयर होना चाहिए, ना ही इतना ज़्यादा होना चाहिए कि कंपनी दे ना पाए। अगर मान लो दे भी रहा है तो कुछ समय के लिए देगा, अगर उसे ऑप्शन मिलेगा तो आपको निकाल देगा, और इतना कम भी कंपनी किसी वर्कर को ना दे जिससे कि उसका अपना जो इकोनॉमिक ज़रूरतें है वो पूरा ना हो सके। तो इस तरह से देयर शुड बी फेयर रेन्यूमरेशन, जिससे कि दोनों को नुकसान ना हो। ठीक है, जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए। अब देखो, मान लो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट है। देखो, सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि इफ एवरीथिंग इज कंट्रोल फ्रॉम वन सेंटर देन दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है कि पावर को नीचे की तरफ बांट देना, अथॉरिटी को नीचे की तरफ दे देना। देखो, सेंट्रलाइजेशन मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर टू द लोअर लेवल या एट वेरियस लेवल। इसको अब देखो, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है दैट कैन बी मैनेज फ्रॉम वन सेंटर देन इट शुड गो फॉर सेंट्रलाइजेशन। अगर छोटा है और एक जगह से मैनेज हो सकता है तो उसे सेंट्रलाइजेशन अडोप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो बहुत फैला हुआ है, स्प्रेड इन ए वास्ट एरिया, एंड एक सेंटर से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पे वी शुड गो फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कि पंचायत इन इंडिया हैव बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड फॉर द वेलफेयर। ये है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गाँव तक नहीं पहुँच सकता है, इसलिए गाँव को वो अथॉरिटी मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और चीज़ों को मैनेज कर सके। सो एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे हम बात करते हैं दो तरह के ऑर्डर की, एक तो मटेरियल ऑर्डर और दूसरा सोशल ऑर्डर। ठीक है, मटेरियल सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर मीन्स कि राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग। देखो, हर चीज़, जैसे मान लो कि एक इंडिविजुअल जो एक ऑफिस में काम कर रहा है, या अगर मान लो कोई
वर्क प्लेस पे काम कर रहा है तो उसके सामने सारे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट या जो भी जरूरत की चीज़ है उसके आसपास होना चाहिए, जिससे कि वो इजीली पिकअप कर सके और काम कर सके। अगर मान लो कोई भी एक चीज़ नहीं है वहाँ पे, उसको लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, या अगर उसे स्टोर हाउस में जाना पड़ता है तो इससे टाइम वेस्ट हो रहा है। सो जो भी चीज़ जरूरत है किसी इंडिविजुअल को वर्क करने के लिए, दैट शुड बी प्लेस इन सच ए वे दैट ही कैन इजीली रीच देम विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। और सोशल ऑर्डर मतलब क्या होता है कि राइट पर्सन शुड बी देयर इन राइट प्लेस। ठीक है, अगर मान लो कि एमबीए वाला है तो उस एमबीए इन फाइनेंस है तो ही शुड बी प्लेस्ड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ओनली, ना कि आप उसको मार्केटिंग में डाल दो या कोई और उसमें। तो इस तरह से सोशल ऑर्डर शुड बी मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है कि ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। ठीक है, मैनेजमेंट शुड ट्रीट एम्प्लॉयर विद द जस्टिस एंड काइंडनेस, देयर शुड बी इक्वालिटी वाइल डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट। अब ये नहीं है कि अगर मान लो एक कोई इंडिविजुअल है जिसको बॉस जानते हैं, वो अगर लेट आता है तो कोई बात नहीं है, और बाकी जिनको नहीं जानते वो लेट आता है तो उनको पनिशमेंट मिल रहा है, ये फिर सही नहीं होता है। इस तरह से लोग अपने आप को पूरी तरह से लॉयल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी को फेवर किया जा रहा है, किसी को फेवर नहीं किया जा रहा है, और इस तरह से हम लॉयलिटी या डिवोशन वर्कफोर्स में नहीं देखने को मिलता है अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं तो। सो गुड सेंस में क्या है कि सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए, फेयर ट्रीट मिलना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कि जो स्टाफ है वो स्टेबल रहे। देखो स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर मान लो हम किसी को हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और 2 महीने बाद चला जाता है वो, तो हम उसका फ़ायदा, जो हमने ट्रेनिंग दिया, उसको एक्सपीरियंस दिया, उसका फ़ायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं। सो इस तरह से देयर शुड बी स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल। एनी इंडिविजुअल कैन गिव हिज बेस्ट परफॉर्मेंस व्हेन ही इज इंश्योर दैट द कि वो स्टेबल रहेगा। अगर मान लो उसे लगता है कि अगले महीने निकाल दिया जाएगा तो फिर ही विल नॉट वर्क विथ लॉयलिटी और डेडिकेशन से, क्योंकि पता है उसे अगले महीने ही विल बी किक्ड आउट फ्रॉम द जॉब। सो लेबर टर्नआउट शुड बी मिनिमाइज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर हम लेबर टर्नआउट को या लेबर जो छोड़ के चले जाते हैं या निकाल दिया जाता है, अगर ऐसा ना हो तो हम एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं। 12th प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब होता है कि पहल लेने का मौका मिलना चाहिए सबऑर्डिनेट को भी। ये नहीं कि जो ऊपर से ऑर्डर आता है वही ऑर्डर पे उन्हें काम करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि उनके कोई इनिशिएटिव से, कोई ऐसा एक्शन से कंपनी का फ़ायदा हो सकता है तो सबऑर्डिनेट को भी वो इनिशिएटिव मिलना चाहिए, उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि वो डिसीजन ले और दे ट्राई टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इस तरह से हम कभी ऐसा नहीं है कि किसी को बोले कि आप मार्केटिंग वाले अगर मार्केट में जा रहे हैं कोई चीज़ को बेचने के लिए या कोई चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए, तो उन्हें लगता है कि अगर ये हम प्रोग्राम सेट करते हैं तो शायद ही ज़्यादा फायदा हो सकता है, बट ऊपर से कुछ और ऑर्डर आया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे इनिशिएटिव लेने के लिए मौका मिलना चाहिए। ठीक है, इवन सुपीरियर शुड आल्सो लिसन टू द ओपिनियन ऑफ द सबऑर्डिनेट, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये एक सही होता है, ये एक तरह से मोटिवेट करता है वर्कर्स को, ये एक तरह से वर्कर्स को लगता है कि हाँ वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग पावर में, जिससे कि सो वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप द एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, स्पिरिट डी कॉप, ये टीम स्पिरिट होता है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो क्रिकेट है या फुटबॉल है, वहाँ पे 11 प्लेयर होते हैं और सारे के सारे प्लेयर का जो फोकस होता है कि सब मिलजुल के करें। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि एक का जो सोच अलग है दूसरे का सोच अलग है। उसी तरह से जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं उनका टीम स्पिरिट होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं तो मिलजुल के काम करेंगे तभी जाके वो गोल तक अचीव कर पाएंगे। और इस तरह से, और ये ड्यूटी होता है मैनेजर का कि मैं को रिप्लेस करके वी यूज करे वाइल कम्युनिकेटिंग विद देयर टीम मेंबर्स, देन ओनली सच unity or such team spirit can be developed. So here manager or leader play very important role in coordinating the effort of every individual that is working in the organization, and they are motivated and coordinated in such a way that they are moving, all of them are moving towards achieving the goal, and that is called team spirit. क्योंकि सबको ये पता होना चाहिए कि ये सबका जो सहयोग है, कोऑर्डिनेशन है, वो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, गोल तक अचीव करने के लिए। सो इसलिए ये होना चाहिए। नेक्स्ट स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है ये देखिए हमें बना हुआ है यहाँ पे।
फिगर बना हुआ है। यहाँ पे ए जो है सुपीरियर है, सबसे हेड है, ABCD इस तरह से, और दूसरा है LMNOPQ, ठीक है। अगर आप तो यहाँ पे क्या, इट रेफर्स टू द अनब्रोकन चेन ऑफ कमांड रेंजिंग फ्रॉम द टॉप टू द मैनेजमेंट टू द बॉटम लेवल। ये बॉटम लेवल है, ये टॉप लेवल है। सो कोई भी ऑर्डर आता है तो यहाँ से पहले B के पास आएगा, C के पास, D के पास, E के पास, फिर F के पास आएगा। उसी तरह से यहाँ भी इसी तरह से ऊपर से नीचे तक आता है ये, ठीक है। On in the other words, it is a formal line of authority between individual working from top to bottom. In the above diagram we can observe that कि यहाँ पे ABCD मैंने बताया आपको, ALMNOP भी बताया, ये एक तरह से स्केलर चेन है, ठीक है। हाउएवर अगर मान लो कि यहाँ पे ई को ओ से बात करना है तो एक ब्रिज बनाया हुआ, इस ब्रिज को गैंग प्लैंक बोलते हैं। और जैसे मान लो कि डिविजनल हेड है, मार्केटिंग का डिविजनल हेड है और फाइनेंस का डिविजनल हेड है, इन दोनों को बात करना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ए तक जाए फिर ए से नीचे ओ तक आए, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग और डिले हो सकता है। तो दे कैन डायरेक्टली टॉक टू ई टू ओ कैन डायरेक्टली टॉक एंड दिस कैन बी टॉक थ्रू गैंग प्लैंक, एक ब्रिज है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वेस्ट ऑफ टाइम जो होता है कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, सो ये हमने शायद 14 पॉइंट कर लिया यहाँ पे। सो यही 14 पॉइंट है जो कि फ्यूल जो है वो बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि अगर ये 14 पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, अगर कोई भी मैनेजर किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करता है तो इनमें से कोई भी अप्लाई करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूंढ सकता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि व्हाट आर द वेरियस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो हम टेक्निक भी देखेंगे क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, किसने, टेलर ने दिया था इसको, ठीक है।